हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। उसी को देखते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10 साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र। इसी पैटर्न पर हमारे इस बार का पेपर हमारा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो इस पूरे पेपर को यानी कि पैटर्न को समझें इसको, और इसी को हमारा बोर्ड में फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि इसी पैटर्न पर एज इट इज हमारा पेपर देखने को मिलेगा। बस क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है क्वेश्चन भी हमारे यही आएंगे बच्चों, बस पैटर्न हमारा यही रहेगा, यानी कि जितने इसमें क्वेश्चन है उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। जैसे सेक्शन इसमें दे रखे हैं खंड, उसी हिसाब से बच्चों इसके सेक्शन होंगे, ठीक है। बस आपको इसे ध्यान पूर्वक समझना है और इस पेपर को पूरा सोल्व घर पे पेपर से पहले जरूर करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव के साथ, ओके। तो इसलिए जितने भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और ऑब्जेक्टिव भी इसके मैं आपको सोल्व करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। बच्चों, आप सभी को पता होगा आपका जो साइंस का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। जो 30 मार्क्स हैं बच्चों वो हमारे स्कूल से प्रैक्टिकल में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 70 और प्लस 30 कितने होंगे, टोटल हमारा 100 मार्क्स बच्चों बोर्ड में यानी कि साइंस का पेपर होता है, जिसमें 70 हमारा ये बोर्ड का होगा और 30 हमारे बच्चों प्रैक्टिकल के स्कूल से मिलते हैं, ओके। तो बच्चों, आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है, जिसमें 15 मिनट जो होते हैं बच्चों वो पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब बच्चों जो ये 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है, अब इसमें भी 70 में से बच्चों क्या होते हैं, 20 हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि OMR बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 20। 50 के जो आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि जिसका आंसर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। बच्चों ये जो 20 हमारे OMR बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो इसकी ये नहीं करें बच्चों, कुछ बच्चे करते हैं कि इनके भी क्वेश्चन बच्चों उसमें लिख देते हैं, यानी कि इसका आंसर 20 के 20 वहीं पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं। तो इसको बिल्कुल नहीं करना है, इन क्वेश्चन के आंसर हमें बस OMR पर ही देने होंगे, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे परसेंटेज बनाने के लिए। तो यही कोशिश करें कि ये ऑब्जेक्टिव आपके गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको काफी सारे मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं यूट्यूब पे, और जितने भी हैं पेपर से पहले तक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट करा दूंगा, जिससे मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपके ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा गलत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद बच्चों हमारा जो सेक्शन होगा यानी कि हमारा पेपर जो होगा वो 2 खंडों में बटा होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो होंगे बच्चों वो 20 हमारे OMR बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। खंड बा जो होगा बच्चों वो 3 उपखंड में बटा होगा, यानी कि उपखंड में, ठीक है। जो खंड बा होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे वो 3 उपखंड में बटा होगा हमारा, का उपखंड, खा और गा। अब बच्चों का में जो होगा हमारी फिजिक्स पूछी जाएगी, ठीक है। खा में जो होगी बच्चों हमारी केमिस्ट्री, और गा में जो होगी बच्चों वो हमारी बायोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक है। इनके बच्चों हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना होंगे। बस जो खंड आ होगा वो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसको हमें OMR शीट पर देना होगा, ओके। बच्चों ये भी ध्यान रखना, अब मैं आपको OMR का बता देता हूँ। OMR जो हम फिल करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको बॉल पेन ही यूज करना है, जेल बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक, उसके ऑप्शन होंगे हमारे, यानी कि क्वेश्चन के ऑप्शन 4 दे रखे होंगे पेपर में, उसमें से एक बच्चों सही होगा, तो आपको OMR तो बहुत ध्यान पूर्वक फिल करनी है, ओके। क्योंकि अगर आपने इसमें गलती करी तो 20 नंबर का आपका सामने से नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत केयरफुली इसको हमें OMR को फिल करना है, और जब फिल हो जाए तो इसको एक साइड में रख देना है, इस पर बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है, ठीक है। तो इसको बच्चों जैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है तो हमने क्या करेंगे, बी पूरा फिल, हम गोला यानी कि सर्कल ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से हम सर्कल फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें ये देखना है, अब बाद में कुछ बच्चों का क्या होता है, जैसे ये सही है पहले फिल कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, अरे यार ये सही होगा, तो क्या करते हैं बच्चों, फिर इसको मिटाया और इसको क्या कर दिया, फिर फिल कर दिया। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ये फिल कर दिया है एक बार तो उसे ही रहने देना है, दोबारा से अगर फिल करोगे तब भी वो चेक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए OMR पे फर्स्ट पॉइंट ये रखना है, हमें क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है, इरेज नहीं करना है, इरेजर से इरेज भी बिल्कुल नहीं करना है, और वाइटनर का यूज, यानी बच्चों वाइटनर बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। OMR को बहुत केयरफुली करना है, और ये चीजें बिल्कुल भी मैंने बताई हैं, तो इसको बिल्कुल भी हमें यानी कि बिल्कुल यूज नहीं करें, यानी कि क्रॉस भी नहीं करें, हम वाइटनर भी यूज नहीं करें, और उसके बाद इरेज भी नहीं करें, और एक गोला अगर फिल कर दिया तो वही रहने दें, दूसरा सर्कल भी नहीं करें, क्योंकि अगर दूसरा भी अगर आप ऐसे भर देंगे तो वो चेक फिर भी नहीं होने बैठा है, ठीक है। तो इसलिए OMR को भरते हुए बहुत ध्यान पूर्वक हमें उसको फिल करना होगा, ओके।
उसके बाद है बच्चों इंस्ट्रक्शन थोड़े बता देता हूँ। हमारा ये बता ही दिया मैंने, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। जो उपखंड होंगे खंड खा के खंड बा के हमारे का खा गा होंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यही दे रखा है, यानी कि खंड आ में जो होंगे बहुविकल्प प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसको हमें ओएमआर शीट पर आंसर देना होगा नीले व काले पेन से, ओके। उसके बाद खंड आ में जो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद बच्चों खंड बा में, ये भी बता रखा है मैंने, यानी कि खंड बा में जो होंगे वर्णात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है, और सभी प्रश्नों के उत्तर उनके सामने दे, यानी कि मार्क्स जो होंगे सभी प्रश्नों के उसके सामने दे रखे होंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है बच्चों इसमें हमारा, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। बच्चों ये ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें आपको पेपर में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए बिल्कुल भी ये ना करें कि कहीं से कहीं, क्योंकि ये पेपर में भी दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो यानी कि जितने भी हमारे खंड बा हैं उसके उपखंड जो करें, क्योंकि मैंने बताया था 3 उपखंड होंगे, का और खा और गा, ठीक है। अब जैसे हमने क्या करा बच्चों, हमसे का नहीं आता है, खा आता है, ठीक है। खा करने बैठे, अब खा में एक क्वेश्चन आता है, ठीक, आपसे, तो क्या करा, एक हमने इसका कर दिया, ठीक है। फिर दूसरे में गा में आता है, खा में आता है, तो एक हमने इसका कर दिया, ठीक है। गा में आता है, फिर एक इसका कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या कर देते हैं हम, यानी कि सभी खंड को क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, ये हमारे इसमें भी दे रखा है, यानी कि जितना भी हमारा उपखंड, अगर का कर रहे हैं तो पूरा का हमें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद खा कर रहे हैं तो खा भी पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। गा कर रहे हैं तो गा भी पूरा करना है कंप्लीट, उसके बाद ही नया सेक्शन शुरू करना है, ठीक है। यानी कि गा कर रहे हैं तो गा पूरा करके उसके बाद ही दूसरे हमें उपखंड पर आना होगा, ठीक है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन इसका कर दिया, एक उसका कर दिया और एक उसका कर दिया, तो ये बिल्कुल गलती ना करें। इसमें एग्जामिनर को भी परेशानी होगी चेक करने में, और वो मार्क्स आपके नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो और चिढ़ जाता है वो, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, सीरियस वाइज ही चलना है, ठीक है। अगर आपको खंड गा आता है तो चाहे पहले ये करें, मगर पूरा कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद कोई दूसरे सेक्शन पे आना है। और ये बच्चों तीनों उपखंड जो होंगे इसको हमें नए पेज से ही शुरू करना है, यानी कि जब ये खंड पूरा हो जाए उसके बाद जो पेज रह जाए उसे छोड़ देना है। जो खंड खा करेंगे फिर नए पेज से, और खंड गा भी जो करेंगे वो भी क्या करना है, हमें नए पेज से ही करना होगा। तो चलिए सोल्व कराता हूं मैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये उपखंड हमारा क्या होगा बच्चों, खंड आ का उपखंड का होगा, ओके, क्योंकि 3 उपखंड में बटा होगा, ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा इसमें, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। ऑप्शन ए है हमारा गोलीय दर्पण, बी है हमारा त्रिज्या, सी है हमारा गोलीय लेंस और डी है हमारा समतल दर्पण। बच्चों इसमें यह बताना है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों के पृष्ठ क्या है, गोलीय हैं, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं, क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, गोलीय लेंस हो जाएगा। अब इसको मैं डिटेल से आपको और क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है हमें, ठीक। अब बच्चों ये देखना है हमें, यहाँ पर क्या है, पारदर्शी, ठीक है। अब ये जो पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, जब भी ये पारदर्शी दिख जाए, यानी कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं या एक पृष्ठ क्या है, गोलीय, तो बच्चों हमेशा क्या होगा, हमारा लेंस होगा, ठीक है। अगर अपारदर्शी दे रखा होगा तो बच्चों हमारा क्या लगाएंगे, हम उसमें दर्पण लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो गोलीय लेंस होता है, ठीक है, अब आपने देखा होगा हमारे क्या होते हैं, हम चश्मा देखते हैं अपने घर में, बहुत बुजुर्ग लोग यूज भी करते हो, हम लोग ने कुछ बच्चों की यानी कि बचपन में ही क्या होती है, आईसाइट वीक हो जाती है, तो आपने चश्मा देखा होगा, ठीक है। तो चश्मा क्या होता है बच्चों, दोनों में क्या होता है, आर पार का हमें दिखता है, जिसमें हमें आर पार का दिखता है वही क्या होता है बच्चों, हमारा पारदर्शी होता है। तो अब इसी से अंदाजा लगा लेना, अगर पारदर्शी है तो हम क्या लगाएंगे, लेंस, क्योंकि दर्पण कभी भी हमारा पारदर्शी नहीं होता है। ये दर्पण बिल्कुल भी नहीं करने, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनलों ने क्या करा है बच्चों, ये गलत आंसर इसका करा रखा है, तो इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझ लेना है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, पारदर्शी होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, गोलीय लेंस है हमारा, तो ये क्या होगा, पारदर्शी, क्योंकि चश्मे में क्या होता है, आर पार का दिखता है। उसके बाद दर्पण जो होता है, आपने देखा होगा चेहरा देखते हैं हम शीशे में, ठीक है, तो चेहरे में क्या होता है बच्चों, दूसरी साइड का दिखता है हमें, शीशे के बस हमारा फेस ही दिखता है हमारा उस चेहरे में, दूसरी साइड का हमें नहीं दिखता है। तो बच्चों उसमें दूसरी साइड का नहीं दिखता है तो वो क्या होता है, हमारा अपारदर्शी
होता है। तो उसको जो बोलते हैं बच्चों, जो हमारा चेहरा देखने वाला जो हमारा मिरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि दर्पण बोलते हैं। लेंस क्या होता है, जिसमें हमारा दोनों पार पार का दिख जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, जो हमारा लेंस होगा वो पारदर्शी में आएगा इसमें, और दर्पण जो होगा वो हमारा अपारदर्शी आएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। और मैं बता देता हूँ बच्चों, गोलीय लेंस जो होता है वो हमारा, और दर्पण, ये भी क्या होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और क्या होता है हमारा अवतल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण भी हमारा क्या होता है, उत्तल और अवतल होता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे गोलीय लेंस होता है वो भी क्या होता है हमारा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दर्पण में होगा तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। लेंस में आएगा तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बच्चों में उत्तल लेंस होता क्या है, ठीक। उत्तल लेंस बच्चों क्या होता है, वे गोलीय पृष्ठ जिसमें क्या होता है बच्चों, अंदर का पार्ट यानी कि जो बीच का पार्ट होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, और साइडें को जो यानी साइडें जो होती हैं वो क्या होती हैं, पतली होती हैं। यानी किनारों से जो पतला होगा और बीच में जो मोटा होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल लेंस, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस है। अवतल क्या होता है बच्चों, जो किनारों पर मोटा और बीच में क्या होगा बच्चों, पतला होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अवतल लेंस बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। उत्तल हमारा इस टाइप से होता है, यानी कि बीच में मोटा और साइडों में पतला, ठीक है। और जो अवतल होगा हमारा, बीच में पतला और साइडों में क्या होता है, मोटा होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अवतल दर्पण, बी है हमारा समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, और डी है हमारा इनमें से सभी। बच्चों ये बताना है, जो डॉक्टर लोग होते हैं यानी कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कान में अगर कोई परेशानी होती है या फिर दांतों में कोई परेशानी होती है तो क्या करता है डॉक्टर, वो क्या करता है, कोई मिरर होता है उसके हाथ में, ठीक है, यानी कोई दर्पण होता है जिसे क्या करता है, वो लगा के उसमें देखता है। इसमें ये बताना है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो बच्चों इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, अवतल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण जो होता है वो क्या बनता है बच्चों, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब बड़ा मैं भी और क्लियर कर दूंगा, अवतल दर्पण जो होता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों वो क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे ही हमारे कान में डॉक्टर देखता है तो क्या होता है बच्चों, छोटी चीज क्या होती है इसमें, बड़ी बड़ी दिख जाती है, ठीक है। यानी कि छोटी चीज क्या आती है, बड़ी दिखती है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है इससे, तो इसलिए होता है बच्चों, ये अवतल दर्पण इसमें यूज होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी कारें होती हैं, गाड़ियां जैसे ट्रक विरक होते हैं, उसमें ड्राइवर की सीट के पास क्या होता है बच्चों, एक शीशा लगा होता है, ठीक है। देखा होगा आपने सभी, शीशा होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो पीछे उसके यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है बच्चों, वो इस शीशे में देख लेता है, ठीक है। तो यानी कि बड़ी चीज को छोटे यानी कि क्या कर देता है, छोटा। ये उत्तल लेंस जो होता है वो बड़ी चीजों को छोटे से मिरर में दिखा देता है, और अवतल जो होता है बच्चों वो क्या करता है हमारा, छोटी चीज को यानी कि छोटी चीज है तो उसको क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा, और उत्तल जो होता है वो बड़ी चीजों को क्या करता है बच्चों, छोटा दिखा देता है। देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटे से शीशे में दिख जाती हैं, तो उसमें जो लगा होता है बच्चों ड्राइवर की सीट के पास शीशे में, वो क्या लगाता है, उत्तल दर्पण हमारा लगा होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 है हमारा आज का, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। और ऑप्शन नंबर ए है हमारा वास्तविक उल्टा और छोटा, बी है हमारा वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी है हमारा आभासी उल्टा और बड़ा, डी है हमारा आभासी सीधा और बड़ा। तो बच्चों इसमें आपको बताना है, हमारा उत्तल लेंस है और वस्तु यानी कि 2f के सामने क्या करना है बच्चों, अनंत के बीच, 2f और अनंत के बीच क्या कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, कम से कम 5 से 6 नंबर का इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो आना ही है इससे, प्लस क्या होगा बच्चों, इसमें हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न भी आएगा 4 से 6 नंबर का। तो इसलिए इस टॉपिक को, प्रतिबिंब वाले को बिल्कुल जरूर प्रैक्टिस आप करके जाएं एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि 4 से 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें और ध्यान पूर्वक इसका
यानी कि मिरर डायग्राम जो है वो बिल्कुल भी गलत हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो बच्चों मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ, आंसर मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें आंसर खुद पता चल जाएगा। ओके, अब बच्चों हमारा क्या है उत्तल लेंस। अभी मैंने बताया था उत्तल क्या होता है हमारा, यानी कि बीच में मोटा और साइडों में क्या होता है पतला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों हमारा ये मुख्य, अभी थोड़ा साइड में बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बाद बीच में बच्चे क्या होता है हमारे ये मुख्य अक्ष होता है, यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें दे क्या रखा है बच्चों, यानी कि कहाँ 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है बच्चों फोकस, और ये क्या होता है हमारा इसके बाद क्या होता है 2f, ठीक। ये 2f हो गया। अब ये वाला जो बच्चों हो जाता है वो f1 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 2f1, ठीक, डैश मान लो या 1। अब बच्चों वस्तु कहाँ रखी है, अभी इन्होंने बताया 2f और अनंत के बीच। अनंत क्या होता है बच्चों इधर, और 2f कहाँ है हमारा, ये 2f के सामने रखी है, यानी कि 2 उत्तल लेंस के सामने 2f, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस। अब इसके सामने क्या है 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु कहाँ रखेंगे बच्चों, ये अनंत रहा हमारा इधर को। अब 2f हमारा क्या आ गया बच्चों ये, तो इसके सामने वस्तु रखेंगे हम यहाँ, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी वस्तु a और b, ये बच्चों क्या हो गई हमारी वस्तु, ठीक है। हमारी क्या हो गई बच्चों ये वस्तु हो गई, ठीक है। अब इसने यही दिया था, यानी कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, यानी 2f और अनंत के बीच क्या है बच्चों कोई वस्तु रखा गया है, क्योंकि अनंत ये हो गया हमारा 2f ये हो गया, इसके बीच में कोई वस्तु रखी है। अब क्या होता है बच्चों कोई किरण जाती है हमारी, इसको चाहे नाम दे लेना, मैं डायरेक्टली आपको करा देता हूँ, ठीक है। ये भी हमारी वस्तु थी यहाँ पर, ये हमारी क्या होती है बच्चों ये किरण यहाँ पर गई, ठीक है। अब जब क्या हुआ ये मिरर से टकराई, यानी कि उत्तल दर्पण है ये, ठीक है। जब इससे टकराती है तो ये क्या करती है बच्चों, अपवर्तन के बाद क्या होती है बच्चों फोकस से होकर हमारी सीधी चली जाती है, ठीक है। यानी कि ये किरण हमारी क्या हो, इसको चाहे नाम दे लो, ये सी कर लो या कुछ भी, ठीक है। तो यानी कि एक किरण क्या होती है बच्चों सीधी जाती है समांतर, उसके बाद क्या होती है दर्पण से होती हुई क्या होती है फोकस पर चली जाती है। उसके बाद दूसरी किरण जो होती है बच्चों, अब इसके बीच में जो होता है बच्चों ये क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, जिसको सी से भी लिखते हैं ओ से भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी किरण जो होती है बच्चों वो क्या करती है, इसके बच्चों प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी चली जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये दोनों किरणें कहाँ काटती हैं, ठीक है। अब दोनों मिली कहाँ पर देखो बच्चों फोकस के बाद, ठीक है, यहीं पर तो मिली, यानी कि इस फोकस और 2f के कहाँ मिली बीच में मिली, ओके। अब बच्चों ये मिली कहाँ पर, यहीं पर क्या हो जाता है बच्चों इसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा a था, और ये क्या था बच्चों हमारा बी, ठीक है। इसी प्रकार ये बच्चों क्या होगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बी डैश हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि क्या था बच्चों हमारा एक उत्तल दर्पण था, वस्तु कहाँ रखी हमने 2f और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी, वहां से एक रेखा हमारी ये गई जो क्या होगी दर्पण से होकर क्या होगी फोकस से होकर चली जाती, क्योंकि एफ हमारा फोकस ये था। उसके बाद दूसरी किरण बच्चों ये वाली क्या होती है प्रकाशिक केंद्र से होती हुई चली जाती है। दोनों किरणें जो होती हैं बच्चों ए डैश और बी डैश पर क्या करती है ये काट लेती हैं, और यही क्या हो जाता है बच्चों इसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अब ये आपको बताना है बच्चों ये प्रतिबिंब कैसा होगा। अब ये बच्चों देखो प्रतिबिंब क्या है हमारे दर्पण के, ये बना है और बना है नीचे, ठीक है। सामने बनता है तो बच्चों क्या होता है हमारा सीधा, नीचे बनता है तो क्या होता है उल्टा, ठीक है। बना कैसा बच्चों हमारा वास्तविक, वास्तविक क्यों बना क्योंकि बच्चों यहाँ से क्या होगा कहीं 2 पॉइंट पर हमारी ये मिल गई, ठीक है। अगर डेट 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 पीछे को आता तो हमारा आभासी हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा इसमें वास्तविक फर्स्ट, क्या हो जाएगा वास्तविक। उसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों ये कहाँ बना उल्टा, ठीक है। क्या बना हमारा उल्टा, वास्तविक बना उल्टा बना, और थर्ड क्या बना बच्चों हमारा ये हमारी क्या थी वस्तु देखो, और ये क्या है हमारा प्रतिबिंब। अब बड़ा कौन सा है देखो बच्चों इसकी क्या है हाइट ज्यादा है और इसकी क्या है बहुत कम, तो क्या बना बच्चों इस वस्तु से क्या बना ये छोटा बना, ठीक है। अब क्या बना बच्चों वास्तविक बना उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। तो अब बच्चों यही क्या करना है आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अगर नहीं आया है समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी कोई वस्तु यानी कि दर्पण है दर्पण के नीचे बनेगा तो उल्टा बनता है, अगर यहीं पर बनता सामने तो वो सीधा हो जाता है, ठीक है। अब क्या है जब कोई दो बिंदु काटते हैं आपस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसको देख लेते हैं हम वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा। अब ये वस्तु थी इतनी बड़ी, ठीक है, प्रतिबिंब बना बहुत छोटा
हमारा, ठीक है। तो यानी कि इस वस्तु से क्या बना बच्चों, ये छोटा बना, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है हमारा बना क्या बच्चों, वास्तविक बना फर्स्ट, ओके। उसके बाद क्या बना था, उल्टा, और क्या बना था, वस्तु से छोटा। अब बच्चों यही हमें ऑप्शन में चेक कर लेना है, ओके। अब वास्तविक, फर्स्ट, उल्टा और छोटा, बच्चों यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सेकंड में बच्चों एक बार चेक कर लो, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, बड़ा नहीं बना है, छोटा बना है, ठीक है। ये आप जब बनाओगे स्केल से तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको बहुत सॉल्यूशन यानी कि देख के करना है बच्चों, क्योंकि इसमें पूरा सेम है, बस बड़ा और छोटा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आभासी तो बनेगा नहीं और ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, कारण नहीं होता, कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा जरा दूरदर्शिता, बी है हमारा संवेदन, सी है हमारा निकट दृष्टि और डी है हमारा दीर्घ दृष्टि। अब बच्चों इसमें बताना है हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब समंजन क्षमता होती क्या है, हमारी आंख फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी कि जब फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, तो हम किसी चीज को क्या करते हैं बच्चों, हम देख लेते हैं। यानी कि कब देखते हैं, जब जब हमारी आंख क्या करती है, हमारी जो आंख होती है वो फोकस दूरी को क्या कर लेती है, समायोजित, यानी कि समायोजित कर लेती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इसको जो हम बोलते हैं बच्चों समंजन क्षमता बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें और समझ लीजिए, ये जरा दूरदर्शिता है क्या, चलो फिर या बाद में बता दूंगा, चलो समझ लो। जरा दूरदर्शिता क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है बच्चों, हमें यानी कि जो व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति, ठीक है, उसमें कोई आई साइट का यानी कि दोष हो जाता है, ठीक है, विजन विजन हमारा क्या हो जाता है, दोष हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं दिखती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखती हैं, यानी कि इस दोष में क्या होता है बच्चों, ना तो पास की दिखेंगी और ना ही दूर की वस्तुएं दिखती हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, उसको बच्चों जो चश्मे में होता है बच्चों, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, लेंस का प्रयोग करना होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है, निकट भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा। उसमें बच्चों दो प्रकार के लेंस इसमें इसके चश्मे में लगाते हैं, यानी कि इसको क्या होता है, सही भी तो करना है, यानी कि बीमारी को सही करना होगा, तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या करता है बच्चों, वो इसका चश्मा बना देता है, यानी कि चश्मा बनाता है, जिसमें क्या करता है, ऊपर जो लग जाता है बच्चों अवतल लगा देते हैं और नीचे जो होता है हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अवतल हमारा ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और नीचे हमारा क्या होता है बच्चों, उत्तल लगा होता है, जिससे क्या होता है, पास की वस्तुएं देखने के लिए, ठीक है। तो अब ये भी ध्यान रखना बच्चों, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट में क्या होता है बच्चों, निकट में क्या होता है बच्चों, पास की वस्तुएं तो दिखती हैं मगर दूर की वस्तुएं उसको नहीं दिखेंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हमारा कौन सा लेंस लगाते हैं हम, अवतल। क्योंकि क्या होगा बच्चों, इसमें ये भी समझ लीजिएगा, इसको अगर किसी को पास की वस्तुएं साफ दिख रही हैं और दूर की नहीं दिखती हैं तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, और अगर जिसमें निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस, अवतल है बच्चों, अवलत होगी, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, अवतल लेंस लगा के उसे दूर का भी दिख जाता है, ठीक है। जैसे इसमें बताया मैंने बच्चों, ऊपर जो लगता है अवतल लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लगाते हैं, और नीचे उत्तल लगाते हैं वो पास की वस्तुओं को देखने के लिए। इसी प्रकार डी जो है बच्चों दीर्घ दृष्टि, ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। इसमें बच्चों क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं मगर पास की वस्तुएं नहीं दिख पाती हैं। तो इसको क्या होता है बच्चों, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। इससे एक नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दीर्घ के लिए उत्तल का करते हैं, और जरा दूरदर्शिता के लिए अवतल और उत्तल दोनों का करते हैं, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कॉलम ए
दी गई राशियों का सुमेलन बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। अब बच्चों ये हमें क्या करना है, इनके यानी कि मात्रक भी याद कर लेना है, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी जितने भी हमारे फिजिक्स में हमारे ये दे रखे होंगे उसके मात्रक भी आपको याद कर लेने हैं। ओके, तो इसमें बच्चों देखो विभवांतर जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, विभवांतर को किससे लिखते हैं हम, वी से, और विभवांतर का मात्रक जो होता है बच्चों क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब देख लो इसमें फर्स्ट में 4 इसमें है और क्या है इसमें है, तो ये वाले बच्चों डायरेक्टली क्या कर दो खत्म, यानी कि इसको काट देना है हमें, ऐसे एलिमिनेट करके क्या करना है, आंसर देना है। यानी कि एक सही मिल गया तो दूसरे वालों को काट देना, क्योंकि फर्स्ट का फर्स्ट हो नहीं सकता, फर्स्ट का फोर्थ है, तो हमारे दो ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। ठीक है, उसके बाद बच्चों विद्युत धारा का जो मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, अब बच्चों दूसरे का क्या हो गया, फर्स्ट, अब दूसरे का फर्स्ट इसमें है। ठीक है, तो इसमें जो अब तो हमें क्लियर हो गया ये सही हो जाएगा, मगर और देख लेते हैं ये अब हमारा क्या हो गया गलत, क्योंकि दूसरे का सेकंड नहीं हो सकता। उसके बाद बच्चों तीसरा क्या है हमारा, विद्युत शक्ति। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा वाट। ये भी यानी कि इससे तो अभी याद हो जाएंगे आपको, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, ओम होता है। यही इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वोट और प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो इसका जो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। ठीक है, 6 है हमारा, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 1:2, बी है हमारा 2:1, सी है हमारा 1:4 और डी है हमारा 4:1। बच्चों इसमें बताना है हमारा एक, यानी कि दो हमारे कोई तार हैं जिसका लंबाई और व्यास क्या है, समान है, उसको क्या बच्चों एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना है, एक बार पार्श्व क्रम में जोड़ना है। ठीक है, इसको मैं सोल्व करा देता हूँ, टाइम लग जाएगा, चलो करा देता हूँ मैं फिलहाल। अब बच्चों श्रेणी क्रम का हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, R1 इज इक्वल टू R बराबर क्या होता है, R1 और प्लस R2। ठीक है, और क्योंकि दो हैं हमारे, दो चालक है तो दो ही लेंगे, तीन होंगे तो तीन हम क्या ले लेंगे, R3 भी ले लेंगे, और चार होते तो R4 तक ले लेते। ठीक है, क्यों, ये क्या होता है हमारा कुल प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध जिसे बोलते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसमें डैश 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 आगे भी चलते रहते हैं, यानी कि जितने हमारे इसमें यहाँ चालक दे रखे होंगे उतने हम इसमें क्या लेते हैं, प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, पदार्थ की लंबाई तथा व्यास क्या है, समान है, यानी कि लंबाई और व्यास क्या है, समान बच्चों, तो क्या हो जाएंगे दोनों, एक R हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, यानी कि R1 क्या हो गया हमारा R और प्लस R2 भी क्या हो गया R, और R कितना होगा बच्चों 2R। अब ये क्या आ गया बच्चों, श्रेणी क्रम का हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों, 2R हो गया। अब इन्हीं प्रतिरोधों को क्या करना बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ओके, ध्यान रखना है हमारा श्रेणी क्रम में 2R आ गया। ठीक है, समांतर क्रम का क्या होता है बच्चों, 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों R, और प्लस R2 की जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों, R आ जाएगा। R2 की जगह क्या आ गया बच्चों, R आ गया है। ठीक है, अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, R और R एलसीएम है तो R क्या आ जाएगा बच्चों इसका एलसीएम। ठीक है, अब 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा R, यानी कि हमारा जो आ गया समांतर क्रम में क्या आ गया 2/R, और श्रेणी क्रम में जो आया था बच्चों हमारा कितना आया था हमारा 2R। अब बच्चों इसमें R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि हमारा ये क्या आया 1/R की वैल्यू आ गई। ठीक है, R की वैल्यू आ गई तो R बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा R/2 क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों अब देखो इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, अब अनुपात है क्या बच्चों, ऊष्मा दे रखी है, यानी कि श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में ऊष्माओं का अनुपात। ठीक है, अब ऊष्मा का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों वो आप सभी को पता होगा, H इज इक्वल टू क्या होता है हमारा V² और इंटू T, और बटे में क्या हो जाता है बच्चों R हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसको एक बार H1 मान लेंगे और H2 क्या हो जाएगा समांतर क्रम का, एक बार हम श्रेणी क्रम का निकाल लेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, समांतर क्रम का निकाल लेंगे। ओके, अब ये S2 हमारा समान, यानी कि जो वैल्यू R की आई है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यानी कि जो क्या आई थी हमारी श्रेणी क्रम की 2R, और इसमें क्या आई हमारी बच्चों R/2
2 आई थी, ठीक है, वो इसमें लगाएंगे। जब इसको बच्चों फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं क्या करेंगे बच्चों, यानी कि इसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में लगा लेना है और काट देना है। जो आंसर आएगा बच्चों वो हमारा आ जाएगा 1:4। अगर हुआ तो डिटेल वीडियो में आपको और पूरा सोल्व करा दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला बता दिया बच्चों, दोनों को क्या करना है हमारा H1/H2 यानी कि रख देना बराबर में दोनों के फॉर्मूले। जब काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 1:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। बच्चों जो भी हमारी धारावाही सीधी नालिका परिनालिका होती है, ठीक है, तो इसमें जो होता है सभी बिंदुओं पर क्या रहता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो समान रहता है। तो ये शून्य तो कभी नहीं होगा, एक इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा लंबी परिनालिका में सभी बिंदुओं पर क्या रहता है बच्चों, समान रहता है, ठीक है। अब आगे बच्चों उपखंड खा, ये हमारा क्या होगा बच्चों, केमिस्ट्री का होगा हमारा उपखंड, ठीक है। इसमें भी बच्चों क्वेश्चन हमारे यानी कि 7 उसके हमारे फिजिक्स के थे और आगे आने वाले क्या होंगे बच्चों, हमारे केमिस्ट्री के होंगे। ओके, उसके बाद खंड गा उपखंड गा जो होगा वो बायो के प्रश्न होंगे, ठीक है। अब इसमें जो है प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। अब इसमें सूत्र बताना है बेंजीन का, ठीक है। ये संरचनात्मक पूछा है, अणु सूत्र होता है तो बच्चों कितना था, C6 और H6। ये क्या होता है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें हमें संरचना सूत्र बताना है, तो आप यहीं से भी देख लीजिए। देखो संरचना सूत्र ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 सी पूरे, 1 2 3 4 5 6 एच भी पूरे, तो इसे ध्यान रखना है, यानी कि संरचना सूत्र को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 एच हमारे 6 हैं इसमें भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा कट गया क्योंकि 7 एच है। इस हिसाब से भी देख लेंगे, इसमें भी 7 से ज्यादा है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब इन दो में हमें देखना है कि बेंजीन कौन सा होगा, ठीक है। अब हमारे एच बच्चों देखो इसमें क्या है, अल्टरनेट नहीं है। तो बेंजीन का जो मैं अब स्ट्रक्चर होता है बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है हमारा, इस टाइप से, ठीक। यानी कि ये क्या होते हैं, अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट यानी कि एक को छोड़कर एक हमारा बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, बेंजीन का होता है स्ट्रक्चर। अब ओपन इसमें क्या है बच्चों, ओपन स्ट्रक्चर दे रखा है, यानी कि ओपन। अब ओपन भी मैं आपको बता देता हूँ ओपन हमारा कैसा होगा। ओके, अब जैसे हमारा सी, फिर सी, फिर सी और फिर सी, फिर सी और फिर सी। अब यहाँ पर हमारे बॉन्ड आ गए, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आप सभी को पता है एच हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब लगाएंगे हम किस हिसाब से वो देख लेना, ठीक है। अब हमारा बच्चों कार्बन की वैलेंसी आपको पता है, कार्बन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 क्या होती है, 2,4, यानी कि संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हमें 4 ही यहाँ पर सबकी संयोजकता हमें पूरी करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों 2 बॉन्ड तो ये हैं, इस कार्बन की पहले पूरी करेंगे, यानी कि 2 ये हो गए और एक क्या हो गया बच्चों, ये इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। अब करना कितनी होती है इसकी, 4। तो बच्चों 4 करेंगे पूरी तो क्या लगा देते हैं, एक एच यहाँ पर लगा देंगे तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ गया, CH। ओके, अब इसके बाद बच्चों इधर भी कितनी हो गई, 1 और 1 2, इस वाले कार्बन की अब हम देख रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये और एक ये, कितना होगा 3। तो यहाँ भी एक कम है तो यहाँ पर भी एक एच लगा देंगे, ठीक है। इसकी भी पूरी हो गई। उसके बाद यहाँ पर बच्चों क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन की हम देखेंगे तो एक एक हमारा बॉन्ड ये और एक 2 और एक 3, 2 बॉन्ड ये 3 हो गए। इसको भी क्या है, एक की जरूरत, एक यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार 2 ये हैं और एक ये 3, इसको भी हमारा एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके बाद कितने, एक और एक 2 और एक 3, इसको भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो सब पे क्या होगा बच्चों, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। तो अब इसे ऑप्शन में बच्चों हमें चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये दोनों तो हमारे पहले ऑलरेडी गलत हो चुके थे। अब यहाँ पर जो है बच्चे इस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें अब सी देख लो बच्चों किसमें है हमारा। अब सी जो है हमारा बच्चों इस सी में ही दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9। निम्न में से समजातीय श्रेणी है, ठीक है। अब बच्चों इसमें बताना है हमें समजातीय श्रेणी है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा
यानी कि ऑप्शन इसमें भी बच्चों दे ही रखे हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। इसलिए डिटेल से बहुत ध्यानपूर्वक समझकर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। ओके, फर्स्ट है हमारा CH4 तथा C2H6, सेकंड है हमारा CH3OH तथा CH3COOH, यानी कि मैथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। थर्ड है C2H6 तथा CH3OH, और फोर्थ है हमारा CH3OH तथा C2H5OH। अब बच्चों जो समजातीय श्रेणी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समजातीय श्रेणी होती क्या है, क्योंकि अभी तो ये एग्जाम्पल दिए हैं, बाद में क्या करेगा, चेंज कर देगा, तो इसलिए आपको क्लियर भी तो होना चाहिए वो। तो बच्चों समजातीय श्रेणी होती क्या है, जिसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम CH2 का अंतर हो, तो बच्चों क्या होता है इसमें CH2 का, यानी कि इसमें से अगर हम सेकंड वाले में से CH2 घटाएं तो हमारा बराबर आए, यानी कि, या फिर क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाले में हम CH2 जोड़ देंगे, यानी कि CH2 सब में जोड़ेंगे, अगर दोनों में अगर फॉर्मूला मैच करेगा तो वो हमारा समजातीय श्रेणी होगा, अगर नहीं करेगा तो समजातीय श्रेणी नहीं होगा। तो आप इसमें बच्चों CH2 सब में जोड़कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलो फर्स्ट में, फर्स्ट है हमारा CH4, ठीक है। अब क्या है CH4, अब हमें जोड़ना क्या है CH2, ओके। तो कितना हो गया, C कितना हो गया बच्चों 2, और H कितना हो गया हमारे 6। तो बच्चों ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है, क्योंकि C2 क्या है H6, ठीक। उसके बाद बच्चों यहाँ पर C कितना है 1, और अब एक CH2 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली जोड़ के बताओ। इसमें अगर हम CH2 जोड़ें, C कितने हो जाएंगे 2 हमारे, ठीक। उसके बाद H कितने हो जाएंगे 2, तो ये हो गए हमारे, और 3 ये, 2 और 3 5 और 1 6, तो H कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। तो इसमें अब देख लो बच्चों, C तो हमारे 2 हैं, यानी कि एक ये है हमारा और एक ये है। H अब 6 गिनना है हमें, H कितने 3 और 1 4, तो ये हमारा क्या होगा, समजातीय श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि H यहाँ पर पूरे नहीं है। H हमारे क्या होना चाहिए पूरे, क्योंकि हमारे 3 ये थे और एक ये था 4, और 4 और 2 6, क्योंकि CH2 भी तो जोड़ना है इसमें, तो कितना होगा 6, यहाँ पर कितना होगा 3 ये हैं और एक ये हैं 4, तो ये हमारा समजातीय श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हमारा क्या हो गया, समजातीय श्रेणी है, सेकंड हमारा नहीं है। अब इसमें भी थर्ड वाले में भी क्या करना है बच्चों, CH2 हमें जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर C कितने हमारे 2, ठीक है। उसके बाद एक ये 3C, और यहाँ पर क्या बच्चों एक ही C है, तो ये भी क्या हो गया हमारा कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C पूरे नहीं है, C यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों एक ही है, ओके। उसके बाद फोर्थ है हमारा C कितने बच्चों यहाँ पर, यानी कि इसमें भी हमें क्या करना है CH3OH, यही तो है, इसमें भी हमें क्या करना है CH2 जोड़ देना है, ठीक है। C कितने हो गए हमारे 2, H कितने हो गए हमारे 3 और 2 5 और 1 6, H 6 हो गए, और O कितना हो गया हमारा ये, अब मैच कर लीजिएगा, ठीक है। C 2 है, H क्या है 5 और 1 6, और O 1 है हमारा, तो ये भी क्या हो गया बच्चों समजातीय श्रेणी होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, और क्या है 4 सही है, ठीक है। यानी कि दोनों ने हमारा क्या करा, मैच हो गया, यानी कि फर्स्ट सही है और 4 सही है। अब आपको इसमें देख लेना है, ये नहीं है यहीं पर लगा देना है, हमें यहाँ पर भी देखना है फर्स्ट और 4 कौन सा सही है, फर्स्ट और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और 4 क्या होगा हमारे समजातीय श्रेणी होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हमारा कंपाउंड, यानी कि जो भी हमारा एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट वाला, उसमें हमें CH2 जोड़ना है। अगर CH2 के अगर जोड़ने के बाद हमारा मैच करता है तो वो हमारा समजातीय होगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10। 10 क्या है बच्चों, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर भूपर्पटी में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों पृथ्वी के भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, प्राकृतिक क्या होता है, यानी कि जो बाय गॉड, यानी कि खुदा के द्वारा जो दिए होते हैं, यानी कि खुदा के प्राकृतिक रूप से निकलते हैं पृथ्वी के अंदर से, वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं बच्चों, खनिज बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये बच्चों 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है, इसी से आपकी डेफिनेशन इसकी याद हो जाएगी। अब मैं बता देता हूँ बच्चों अयस्क क्या होते हैं। अयस्क क्या होते हैं, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से, यानी कि इन खनिजों से क्या होते हैं, धातु
को आसानी से और कम खर्च में हम जो निकाल लेते हैं, यानी कि कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से व कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि इन्हीं खनिजों से क्या कर लेते हैं हम, धातुओं को कम लागत में है आसानी से निकाल लेते हैं, तो वो हमारे अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद गैंग क्या होते हैं बच्चों, गैंग जो होते हैं इन्हीं खनिज में, ठीक है, ये खनिज जो होते हैं इसमें मिट्टी, कंकड़, रेत आदि की क्या होती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं अशुद्धियों को बच्चों हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। यानी खनिजों के अंदर अशुद्धियों को गैंग बोलेंगे, और इन्हीं खनिजों से क्या बनेंगे, धातु के बच्चों क्या होंगे, कम खर्च में हम धातुओं को निकाल लें, उसे ही हम अयस्क बोलते हैं। धातु क्या होती हैं, अब धातु तो आप सभी को पता होगा, जो पीटने पर आवाज करती हैं, विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 11। 11 है बच्चों, इसमें दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। क्षय होता है बच्चों नुकसान, यानी कि दांतों में जो कीड़ा लग जाता है, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो उनका क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी कि जब मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, और निम्न में से कोई नहीं। तो बच्चों जो दांत हमारे खराब होते हैं, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांत क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर हमारे दांत क्या होने, क्षय होने लगता है। ठीक है, यानी कि हमारे दांत क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इसमें प्रश्न नंबर 12। बच्चों रीजनिंग टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम जरूर कर लें एग्जाम से पहले, और एग्जाम का बहुत कम ही टाइम बचा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है और अच्छे नंबर लेकर आना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अभिकथन, उसके बाद तर्क दे रखा है। ठीक है, पहले नहीं आते थे, अब ये स्टार्ट हो गए हैं आना 2 साल इस साल से। ठीक है, यानी 23 में भी आए थे और इस बार भी आएंगे क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक क्या होता है Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, ठीक है, के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अब ये क्या है Zn, और इसकी रिएक्शन इससे करी तो बच्चों क्या बनेगा हमारा एरो करके, यानी कि ये क्या कर देगा बच्चों, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित करता है तो उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बना लेगा ये ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी और जिंक सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अभिकथन हमारा क्या है, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद तर्क क्या है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब Zn क्या है हमारा ये, यानी कि 2Zn ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो, अभिक्रिया करके ZnO बनाएगा, ये भी सही है, यानी कि ये क्या करता है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये भी सही है, अभिकथन भी और तर्क भी सही है। अब आपको ऑप्शन में देख लेना है, ए क्या है हमारा, दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही है, तथा तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। हाँ सही बात है। उसके बाद बी है, अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये गलत है, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों हमारे सही हैं। ठीक है, अभिकथन फर्स्ट सही है, परंतु तर्क सेकंड गलत कथन है। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा हमारा, और डी है हमारा, अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों गलत हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें देखो हमारा ये सही तो था, ये भी सही था और ये भी सही था, मगर बच्चों इसमें अब हमने ये देखा ये क्या है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, विस्थापन हुआ था, मगर जब Zn हमने और प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ZnO बना। ठीक, अब इसमें ये बताओ विस्थापन हुआ, नहीं हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, संयोजन, यानी कि जब दो पदार्थों को मिलकर जो कोई एक नया उत्पाद बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों, अभिकथन हमारा अभिकथन भी सही था और तर्क भी सही था, मगर ये बच्चों जो अभिकथन जो था उसने तो क्या करा, बिल्कुल मैच कर दिया, विस्थापन है, ये तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, मगर जो सेकंड वाला है यानी कि वो विस्थापन थी, मगर सेकंड वाली हमारी विस्थापन नहीं थी, तो तर्क क्या हो जाएगा बच्चों, गलत इस जगह, यानी कि
व्याख्या नहीं कर पाएगा। हे सही, गलत नहीं होगा, मगर व्याख्या नहीं कर पाएगा। इसी कारण क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये यहाँ आप लोग गलत कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि सही दिमाग से, ठंडे दिमाग से इन क्वेश्चन के राइट आंसर हमें देने होंगे, ठीक है। क्योंकि कथन हमारे दोनों सही थे, ये भी सही था और ये भी सही था, मगर क्या हुआ बच्चों, ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहा था, क्योंकि ये हमारी विस्थापन थी और ये क्या है, हमारी संयोजन अभिक्रिया। अगर दोनों विस्थापन होती तब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाते। अब हमारी क्या है, एक विस्थापन है और एक क्या है, संयोजन, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा आज का 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH CH3 COOH CH3 CON है, ये तो अभिक्रिया पूरी है। बच्चों यहाँ पर जो इन्होंने मिसप्रिंट दे दिया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, आंसर भी इसमें टिक कर दिया है, तो आपको सबको पता ही चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यानी कि जब NaOH की रिएक्शन किसके साथ कराएं, जो हमारा CH3CONA बचे बने और H2O बने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों CH3COOH। जब हम एसिडिक अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये आ जाएगा उपखंड गा, ठीक है। उपखंड गा में जो होंगे हमारे बायो के क्वेश्चन होंगे बच्चों। अब इसका फर्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। अब अंतः श्वसन क्या होता है बच्चों, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से, नासाद्वार के द्वारा या नासा मार्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहीं से आप देख लेना है, नासा मार्ग यहाँ भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि ये सही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहीं पर काट देने हैं, ओके। उसके बाद बच्चों नासा मार्ग के बाद सांस किस में जाती है, हमारी ग्रसनी में। अब ग्रसनी किस में, कंठ में नहीं जाती है, ठीक है। किस में जाएगी, ग्रसनी में, तो ग्रसनी इसमें है मगर इसमें भी नहीं है और इसमें, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले हम सांस लेते हैं नासा मार्ग या नासा द्वार में जाती है, फिर ग्रसनी में जाती है और फिर कहाँ जाती है, हमारी कंठ में जाती है और फिर श्वास नली में, फिर कुपिकाएं में जाती है, ओके। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पूछ लेता है क्वेश्चन, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है बच्चों, तो वो हमारा क्या होता है, फेफड़े होता है, ठीक है। तो हमें ये क्रम भी याद रखना है बच्चों श्वसन का, ठीक है। फर्स्ट नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर कुपिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। तो आपको बताना है इसमें बच्चों, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। कथन दे रखा है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि पिता से ही क्या होता है, बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। कारण क्या है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये भी क्या है बच्चों, सही है। जो पुरुष में होता है बच्चों एक्स और वाई होता है, स्त्री में होता है तो क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। यानी कि इसमें दिया है पुरुष में, अगर यहीं पर महिला होता तो बच्चों गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, तो दोनों क्या है बच्चों, सही है इसमें। अब देख लेना है बच्चों क्या होगा, अब दोनों भी क्या है हमारा, ये क्या है, लिंग निर्धारण से ही है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करेगा। तो इसका जो हो जाएगा, कथन कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के 16 क्वेश्चन पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, विद्युत आवेग के प्रवाह का सही दिशा कौन सी है। अब बच्चों ये न्यूरॉन के हमारे डायग्राम दे रखे हैं, इसमें बताना है आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन से, इसके लिए अब मैं आपको कुछ समझा देता हूं, क्योंकि अब ये ऐसे दे रखा है तो इसलिए डायग्राम हमें क्लियर भी होना चाहिए। ये हम लगाएंगे कैसे, ये नहीं है रट्टा मारा मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, ये हो जाएगा। अब बाद में क्या करेगा बच्चों, इन्हीं डायग्राम को चेंज कर देगा, तो इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए किस बेस पे हम इसका राइट आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है आपको, ओके। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेग का प्रवाह। डायरेक्टली लिख देता हूं, विद्युत आवेग, आवेग समझ लेना, ठीक है। पहले क्या होता है बच्चों, प्रवाह जो होता है फर्स्टली हमारा क्या होता है, डेंड्राइट्स, या आप नोट भी कर लेना, ठीक है, कॉपी में अपनी। फर्स्ट हमारा जो प्रवाह होता है डेंड्राइट्स में होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्टली क्या होगा, डेंड्राइट्स, उसके बाद बच्चों आता है हमारा कोशिका, यानी कि सेल्स में,
हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, जिसको हम कोशिकाएं बोलते हैं। उसके बाद जो आता है बच्चों एक्सोन में आता है। एक्सोन को हिंदी में भी एक्सोन बोलते हैं और इंग्लिश में भी एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है बच्चों नेक्स्ट क्या होता है न्यूरॉन्स में। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइकिल हमारी क्या होती है, चलती रहती है, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा हमारा न्यूरॉन आ जाएगा, क्योंकि बच्चों न्यूरॉन से ही शुरू होगा, ठीक है। और न्यूरॉन फिर क्या होगा, ये न्यू न्यूरॉन से जुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि प्रवाह जो होगा पहले डेंड्राइट्स में होगा, फिर डेंड्राइट से जाएगा फिर हमारी सेल्स में, सेल्स के बाद एक्सोन में, एक्सोन से जाने के बाद फिर क्या होगा न्यूरॉन्स में जुड़ जाता है। अब मैं बता देता हूँ बच्चों ये डेंड्राइट, सेल्स और एक्सोन होते क्या है, ठीक है। अब ये हमारा बच्चों न्यूरॉन के डायग्राम दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे क्या है न्यूरॉन्स हैं चारों, ये चारों ऑप्शन में बच्चों क्या है हमारे न्यूरॉन्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये बच्चों क्या है हमारे न्यूरॉन्स। अब जो ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। क्या होते हैं डेंड्राइट्स, मैंने अभी बताया था। फर्स्टली डेंड्राइट से जाएगा, फिर उसके बाद कोशिकाएं, कोशिकाओं के बाद एक्सोन, एक्सोन के बाद अगले न्यूरॉन्स में प्रवाह हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होते हैं हमारे डेंड्रोइड्स। और इसके बाद जो बच्चों इसके बीच में ये जो होता है हमारा, ये क्या होती है हमारी कोशिकाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोशिकाएं। और इन्हीं कोशिकाएं के अंदर हमारा क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि केंद्रक भी इसके अंदर ही होता है। यानी कि हमें पता चल गया जो ये वाले स्ट्रक्चर है ये हमारे डेंड्राइट्स हैं और ये जो है हमारा क्या है कोशिकाएं हैं। उसके बाद बच्चों ये जो आपको ये डंडा ये लाइन दिख रही है, ये क्या होता है हमारा एक्सोन होता है, ठीक है, एक्सोन, ठीक है। आप क्लियर हो गया होगा, ये वाला हमारा एक्सोन हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए हमारे, और ये क्या हो गया हमारा कोशिकाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद जो चलेगा फिर नेक्स्ट में चलेगा। तो अब हमें यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब पता चल गया होगा आपको, फर्स्टली कहाँ है डेंड्रोइट्स में जाएगा। अब हमारा आवेश बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में क्या है इधर से जा रहा है हमारा, ठीक है, आवेश प्रवाह यहाँ हो रहा। मगर यहाँ क्या है बच्चों, पहले क्या आ गया हमारा ये एक्सोन, मैंने बताया था ये क्या हो गया हमारा एक्सोन। और हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है प्रवाह डेंड्रोइट से। तो यहाँ पर क्या होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या आ गया हमारा एक्सोन आ गया, तो ये भी क्या हो गया बच्चों गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एरो देखना है अब हमारा कहाँ, ये तो इधर को जा रहा है तो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी बच्चों क्या है हमारा, यहाँ भी क्या है एक्सोन से शुरू हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना हमें डेंड्रोइट से क्या होता है प्रवाह होगा, उसके बाद कोशिका, कोशिका बाद एक्सोन, एक्सोन से बाद न्यू डेंड्रोन्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट में देखते हैं हम। अब ये दोनों हमारे गलत हो गए, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ प्रवाह हमारा, यहाँ भी हमारा एक्सोन से हो रहा था और यहाँ भी एक्सोन से। अब यहाँ देखो बच्चों, अब ये हमारा देखो एरो इधर से जा रहा है, ठीक है, इस थर्ड क्वेश्चन में। मगर ये बच्चों पहले मैंने बताया था ये डेंड्रोइट्स हो गए, यानी कि ये तो सही है क्योंकि डेंड्रोइट से हो रहा है। उसके बाद ये कोशिकाओं में जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद बच्चों एक्सोन से जा रहा है, ये भी सही है। एक्सोन से जाने के बाद बच्चों क्या होता है ये न्यू डेंड्रोन्स, यानी कि न्यू डेंड्राइट्स में मिल रहा है, यानी कि अगले डेंड्रोइट जो है उससे मिल रहा है। अगले डेंड्रोइट से जाने के बाद क्या होता है फिर कोशिकाएं में जा रहा है, कोशिका के बाद फिर एक्सोन से मिल रहा है, फिर सीधा प्रवाह हो रहा है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या हुआ आवेश का प्रवाह क्या हुआ बच्चों, आवेश का प्रवाह पहले डेंड्रोइट्स में हुआ, डेंड्रोइट्स के बाद कोशिका में आया, कोशिका के बाद एक्सोन में हुआ, सीधा गया। फिर ये पूरा होने के बाद फिर नए न्यूरॉन से ये क्या हुआ, फिर नए न्यूरॉन से मिला, नए न्यूरॉन से जाने के बाद डेंड्रोइट से, डेंड्रोइट से फिर कोशिका में, कोशिका के बाद फिर एक्सोन से। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ भी देख लेते हैं बच्चों इसमें। अब ये भी हाँ सही है इसमें भी, यानी कि डेंड्रोइट से आ रहा है ठीक, कोशिका में आया, कोशिका के बाद एक्सोन में आया, एक्सोन के बाद बच्चों ये क्या हुआ देखो, अब ये क्या आ गया हमारा फिर एक्सोन, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ डेंड्रोइट्स हमारा इधर आ गए, मगर यहाँ पर क्या आ गया हमारा एक्सोन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो सही आया था, ठीक है। उसके बाद ये एक्सोन में आ गया, तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। अब ये क्रम आपको ध्यान रखना है, डेंड्रोइट्स, डेंड्रोइट्स के बाद सेल, सेल के बाद हमारा एक्सोन, एक्सोन के बाद हमारा न्यू न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स के डेंड्रोइट्स में, ठीक है। तो यही क्रम आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 है हमारा, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके अब फर्स्ट है हमारा, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यही गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि थायरोक्सिन का जो संश्लेषण होता है उसके लिए आयोडीन जरूरी होता है, ना कि लोह, ठीक है। लोहा क्या होता है Fe होता है, तो बच्चों ये जरूरी नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। फिलहाल और देख लेते हैं, ठीक है। गलत देखना है हमें या नहीं भी ध्यान रखना है बच्चों, नहीं पूछा है इसमें। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्लैंड
ग्रंथि को आयोडीन की, मैंने बताया था अभी आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह की आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो होती है बच्चों हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें गलत पूछा था, तो इसलिए बच्चों गलत में ही हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18। 18 है बच्चों, इसमें सारे देखो सॉल्विंग क्वेश्चन दिए, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से करना है। डायग्रामेटिकली क्वेश्चन भी हमारा एक आध क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसे भी ध्यान से करने हैं, ओके। इसमें क्या है बच्चों, एबीसी क्रम में होते हैं, यानी कि ये डायग्राम दे रखा है, इसमें इसमें बताना है बच्चों ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, ये हमारा ऐसी सपोज कर लो, ऐसी डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। ये जो होते हैं बच्चों मैं बता देता हूँ क्या होते हैं, बीज पत्र, ठीक है। ये भी बीज पत्र है और ये भी क्या है, बीज पत्र, ओके। उसके बाद जो बच्चों हमारा जो ये होता है, ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रांकुर, ठीक है। ये पार्ट जो होता है क्या होता है, हमारा प्रांकुर होता है। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है ये बच्चों क्या होता है, मूलांकुर, क्या होता है, मूलांकुर, ठीक है। अब हमें देखना है बच्चों इसमें पूछा क्या है, अब ऑप्शन के हिसाब से अब देख लो, मैंने तीनों आपको बता दिए। ए में क्या है बच्चों, यही पूछा है, तो ये क्या हो गया, मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्रांकुर। अब प्रांकुर देख लो कौन से में है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया हमारा, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन, प्रांकुर ए में है, सही है। अब उसके बाद बी में क्या पूछा है बच्चों, ये क्या है हमारा, बीज पत्र, बी हमारा क्या है, बीज पत्र, देख लो एक बार कट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, प्रांकुर, मैंने बता दिया, ये हमारा बीज पत्र होगा और ये क्या होगा, मूलांकुर, ठीक है। अब ए में हमारा क्या है, हमारा प्रांकुर है, तो ये वाला हमारा यानी कि दो ऑप्शन में दे रखा है, बी और सी। बी में क्या है हमारा बच्चों, ये क्या है हमारा, बीज पत्र। अब बीज पत्र देख लो किसमें है हमारा, इसमें, यहाँ मूलांकुर है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, बीज पत्र होता है, मैंने बता दिया। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर आप बता दो खुद ही अब, क्योंकि फर्स्ट हमारा ए में क्या हो गया, प्रांकुर आ गया, ये ये हमारा प्रांकुर हो गया, ये हमारा बीज पत्र हो गया और ये जो होता है मूलांकुर होता है। तो यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 19। 19 है हमारा बच्चों, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक बात है। सेकंड, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, हो सकता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये दोनों ही फिजूल कथन है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यानी कि अब मैं आपको बता देता हूँ, जनन जो होता है हमारा वो दो प्रकार से होता है, ठीक है। जनन जो होता है बच्चों हमारा दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक होता है और एक क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक। समझ लीजिए जल्दी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। दो प्रकार से होता है, लैंगिक जो होता है बच्चों उसमें क्या करते हैं, जनक यानी कि दो भाग लेते हैं, नर और मादा, ठीक है। और अलैंगिक जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, एक ही जनक भाग लेता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि जिसमें एक जनक भाग लेता है वो हमारा अलैंगिक होता है, जिसमें दोनों भाग लेते हैं वो क्या होता है बच्चों, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है बच्चों, अलैंगिक में जो होता है कोई भी युग्मक भाग नहीं लेता है, ठीक है। मगर लैंगिक में लेता है, यानी कि नर और मादा लेगा, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, हमारा नर और मादा में यानी कि जो अंडक होता है और पुरुष का क्या होता है, हमारा स्पर्म जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो होते हैं हमारे युग्मक लैंगिक जनन में भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों अब आप देख लीजिएगा, अब मैंने बता दिया अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि जनक इसमें एक होता है, अगर लैंगिक होता है तो उसमें क्या होते हैं, दो जनक होते हैं, नर और मादा, ठीक है। उसके बाद अलैंगिक जनन में कोई भी युग्मक शामिल नहीं होता है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें युग्मक शामिल नहीं होता है। लैंगिक जनन में होते हैं दो युग्मक हमारे होते हैं, ओके। उसके बाद बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सही तो पूछा है। तो फर्स्ट और सेकंड किसमें है हमारा ऑप्शन में, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे। यानी कि जनन में लैंगिक अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक जनक भाग लेगा और कोई भी युग्मक शामिल नहीं होता है, ओके।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्या है, एक आहार श्रृंखला यानी फूड चेन में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन हमारा हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तीसरे पोषी स्तर पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मांसाहारी, बी है हमारा शाकाहारी, सी है हमारा अपघटक और डी है हमारा उत्पादक। ठीक है, अब बच्चों आहार श्रृंखला जो होती है, ठीक है, क्या होता है, प्रथम पोषी, फर्स्ट पोषी, द्वितीय पोषी, तृतीय पोषी और चतुर्थ पोषी भी होता है। ठीक है, फर्स्ट पे जो आते हैं हमारे उत्पादक, ये ध्यान रखना कि हम ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या आते हैं, उत्पादक। सेकंड पे आते हैं हमारे शाकाहारी। ठीक है, क्या आते हैं, शाकाहारी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आते हैं हमारे मांसाहारी। ठीक है, और फोर्थ में आते हैं हमारे सर्वाहारी। इसमें क्या पूछा है, तीसरे पोषी स्तर पर क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया हमारा। तीसरे में क्या आते हैं हमारे मांसाहारी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांसाहारी। आई होप सारे 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वो बच्चों साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल से पढ़ोगे तभी आपके क्लियर होंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन क्लियर बिल्कुल भी अभी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं कराए गए होंगे। ओके, क्योंकि जो भी टीचर करा रहे हैं ज्यादातर ये होता है कि एक दो क्वेश्चन गलत ही कराते हैं। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा जल्दी में आपको समझा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा आता है खंड खा, खंड बा। बच्चों इसका जो हमें होगा, हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर देने होंगे। ठीक है, अब खंड बा में होगा उपखंड का है बच्चों, का में हमारा क्या होगा, फिजिक्स का। ठीक है, यानी कि इसमें जो है बच्चों प्रश्न नंबर एक, एक का क्या है, फर्स्ट भी है और सेकंड। अब बच्चों ये ध्यान रखें, कभी एक कर दो, इसमें हमें क्या करना है, दोनों ही करने होंगे, यानी ये भी करना है और ये भी करना है। तो 2 नंबर का ये है बच्चों और 2 का ही ये है, यानी कि 2 का ये होगा हमारा और 2 का ये होगा, यानी कि 4 मार्क्स का है हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट, जिसमें दोनों ही हमें करने होंगे। ठीक है, ये नहीं है एक कर दो, दोनों ही करने हैं, हमें छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है हमारा, इसमें भी क्या है बच्चों, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, इसमें भी क्या करना है बच्चों, हमें दोनों क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। ठीक है, अब ये बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हमें सीक्वेंस से ही चलना है। अगर उपखंड का कर रहे हैं तो का ही करें, खा कर रहे हैं तो खा कर ले, पहले वो परेशानी नहीं है, मगर खंड पूरा निपटाते हुए ही चले उपखंड। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बच्चों क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, न्यूमेरिकल, और सेकंड भी क्या है हमारा, न्यूमेरिकल दे रखा है। ये भी 2 मार्क्स का है और ये भी क्या है, 2 मार्क्स का। ये भी हमें दोनों करना है, 4 मार्क्स का ये हो गया। ओके, उसके बाद चौथे क्वेश्चन में जो है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ठीक है, फोर्थ में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन फोर्थ में है और फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन हमारे क्या है इसमें, इसके अथवा में। अब ये क्या हो गया बच्चों, अथवा। ठीक, ये ध्यान से आपको करना है। ठीक है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पर और 6 नंबर सामने से नुकसान कर लेंगे अपना। ठीक, अगर आपको फोर्थ करना है, या तो ये तीनों कर दो या फिर ये तीनों कर दो। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई एक का ही आंसर, यानी कि ये 3 का दे दो या फिर इन दोनों का दे दो, इन तीनों में से, यानी कि इसमें से और इसमें से। ठीक है, अब हमें ये वाला यानी कि फोर्थ का ये वाला कर दो या ये वाला कर दो, एक ही करना है। अब ये नहीं है हमने 2 क्वेश्चन इसके कर दिए और एक इसका कर दिया और 6 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप ये प्रश्न करते हैं तो इसके तीनों करना होंगे, तब आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आप इसके अथवा वाला ये कर रहे हैं तो ये दोनों ही करना होंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको अथवा में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ठीक है, तो उसमें एक ही करना है, या तो ये वाला कर दो या फिर ये कर दो। ठीक है, ये नहीं है एक इसका कर दिया और एक इसका कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान पूर्वक हमें करना है, यानी कि पहले अगर ये करना चाह रहे हैं आप, ये याद है तो इन्हीं का आंसर दो, अगर ये याद है तो इन्हीं का। ये नहीं है दोनों भी करना है, कुछ बच्चे करते हैं दोनों ही कर देते हैं, अथवा वाले भी। ठीक है, तो इसमें से एक का ही उत्तर देना है, जो आपसे जो ज्यादा अच्छे से आता हो उसका आंसर दे देना है। ओके, नेक्स्ट आता है उपखंड खा। उपखंड खा जो होगा बच्चों वो हमारा केमिस्ट्री का होगा। अब 5 में बच्चों ही हमारे क्या है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं रिएक्शन के, सभी 1-1 नंबर के हैं, 4 नंबर का ये हो गया। ठीक है, सारे ही करने हैं हमें, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद छठे में प्रश्न नंबर 6 में क्या है, कारण बताना है बच्चों, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ये दोनों ही करना है, 4 नंबर के हमारे ये हो गए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। 7 में क्या है बच्चों, सहसंयोजी आवंत किसे कहते हैं, सहसंयोजी आवंत के 2 लक्षण लिखिए, यानी कि ये करना है। उसके बाद सेकंड में बच्चों IUPAC नाम दे रखे हैं ये, और थर्ड में क्या है, ये दे रखा है, यानी कि ये क्या बच्चों 2-2 मार्क्स के सब है, 2 का ये, 2 का ये और 2 का कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यानी कि ये क्या है बच्चों,
तीनों क्वेश्चन हमें करने होंगे 6 नंबर के। इसी के अथवा में बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, या तो ऊपर वाला कर दो यानी कि ये वाला कर दो, या फिर नीचे वाला कर दो। अब इसमें भी ये गलती नहीं करना है, कभी 2 इसके कर दिए और 1 इसका कर दिया, यानी कि या तो आपको इसमें से तीनों में से एक करना है, तीनों करना है, या फिर इन तीनों में से तीनों करना है। ये नहीं है 2 इसके कर दिए और 1 इसका कर दिया, ठीक है। तो अथवा वाला कभी भी दिखे तो एक ही क्वेश्चन देना है, या तो इस वाले का आंसर दे दो या फिर इसका दे दो। अब इनके भी ऑप्शन नहीं है बच्चों, ये तीनों ही करने होंगे, ठीक है। टिप्पणी लिखिए, अगर यहाँ पर 2 दे रखा होता तो 2 करते, अब यहाँ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो सारे ही करना है यानी कि तीनों, और तीनों क्या है बच्चों 2-2 मार्क्स के हैं, तो इसलिए 6 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा उपखंड ग, ठीक है। अब गा में क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बच्चों क्या पूछा है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना और इनके उदाहरण देना है, ठीक है। तो 4 नंबर का बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 भी हमारा कितने का है, 4 नंबर का। इसमें बच्चों क्या पूछा है, इन्होंने ग्लैंड्स के बारे में पूछा है, कौन सी ग्लैंड कहाँ पर होती है। तो इसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये कौन सी ग्लैंड हमारी कहाँ पर होगी, ठीक है। जो ए दे रखा है बच्चों, यहाँ पर क्या होगी हमारी ए, यहाँ पर तो हाँ ठीक। तो ए पर, ए में जो बच्चों हो जाएगा हमारा पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पाइनियल भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। ए में क्या आ जाएगा बच्चों, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद बी में क्या आ जाएगा बच्चों, बी में जो आएगा हमारा इसके कान, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसका जो हो जाएगा बच्चों पीयूष ग्रंथि, यानी कि ए में हमारी पीनियल हो गई, और बी में क्या हो गई हमारी पीयूष ग्रंथि, और सी में बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, सी में जो हो जाएगी हमारी ये है गले में जो होती है हमारी, क्या होती है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, ठीक है। और जो हमारा लास्ट बचा डी, डी में क्या आ जाएगा बच्चों, थाइमस, क्या हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बस 4 ही लाइनें हैं और 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। बच्चों ये भी देखो 4 नंबर का हो, इस टाइप का क्वेश्चन अब इस बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें आपको ये डिटेल इसमें पढ़ना है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 2 नंबर का ये है और 2 का ही हमारा ये है, ठीक है। तो इसको आपको इसमें पढ़ना है और इसका आंसर अपने हिसाब से इसको लिखना है और अच्छे वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 11 और ये लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। इसमें बताना है मानव आहार नाल का आरेख बनाइए तथा उससे निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, मुख, किरासिका, आमाशय तथा छोटी आंत। इसमें पाचन का बताना है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन 6 नंबर का है। उसके बाद स्त्री कैंसर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके परागनली की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो बच्चों या ये कर दो या ये कर दो, ठीक है। अब अथवा है तो इसमें से एक ही करना है, 6 नंबर का ये हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब ये बच्चों जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं उसके मैं अलग से डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं इनको पूरे पेपर को बहुत ध्यान से आपको समझना है और एक बार इस पेपर को पेपर से पहले यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले सॉल्व जरूर करके देख लें, ठीक है, क्योंकि इसी पैटर्न पर हमारा पेपर इस बार आना है बोर्ड का, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, पेपर भी क्लियर हो गया होगा। इसकी डिटेल वीडियो बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न की मैं जल्दी ही वीडियो आपको डाल दूंगा। ओके, जितने भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।